फिर इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं निकल रहे? क्या पता, बस यही सुनना था, ये क्या पता। और ये इसका जवाब किसी के पास नहीं था। कुछ सालों के बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से आया था। तो ये पहली चीज जो उनको समझ में नहीं आ रही थी। दूसरी चीज, ऑन इंक्रीजिंग frequency emission starts at certain minimum frequency known as threshold frequency न्यू जीरो से डिनोट करते हैं। तो if radiations of frequency greater than threshold frequency are made incident on cathode, emission takes place even at very low intensity, बड़ी लो इंटेंसिटी पे भी एमिशन स्टार्ट हो जाता है। वापस बोलता हूं, बड़ा जादू जैसा लगेगा आपको। पहला बड़ी खुशी हुई कि तुमने बोला कि सर एमिशन हुआ, हमको समझा। क्यों समझा? इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए एनर्जी चाहिए थी। आपने वो पहले पिछले बार बोला हीट दिया था, तो हीट से मिल गई, बाहर चला गया। फील्ड से मिल गई तो बाहर चला गया। इस बार रेडिएशन से मिल गई तो रेडिएशन से मिल गई तो बाहर चला गया। लेकिन ये जो पहला ऑब्जर्वेशन है कि कम फ्रीक्वेंसी रख के बहुत इंटेंसिटी बढ़ा दी, मतलब इतनी इंटेंसिटी कि आप बीच में हाथ डाल दो तो जल जाए, इतनी इंटेंसिटी डाल दी। लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं निकला बाहर, तो नहीं निकला, ठीक। लेकिन मैंने इस बार क्या किया, इंटेंसिटी एकदम लो रखी, एकदम डिम लाइट रखी, बट फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाता गया जैसे ही एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वी कॉल इट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो जैसे एक लेवल पहुंचा फ्रीक्वेंसी का, वैसे ही एमिशन स्टार्ट हो गया। And to your surprise, if radiations of frequency greater than threshold frequency are made incident on the cathode, emission takes place even at very low intensity. बहुत low intensity रहेगी ना, तो भी emission चलता रहेगा। समझा? यही हमको समझना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। चलो, तो ये दूसरा ऑब्जर्वेशन भी बड़ा समझ में ज्यादा नहीं आया। तीसरा एक ऑब्जर्वेशन, with radiations of frequency greater than threshold, current increases linearly with intensity. ये तो एक अलग ही जादू है। क्या बोला? सॉरी, ये सब याद रखना जरूरी है। आई डोंट नो बेटा, सिलेबस में तो है, सिलेबस में है। आप एनसीईआरटी रीड करके देखो, अगर थोड़ा थोड़ा कम दिया होगा तो आप थोड़ा सा साइड कर देना, बट है तो सिलेबस में। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये सारी चीजें डेवलपमेंट है। ऐसे ही धीरे धीरे उनने नए नए मतलब रदरफोर्ड मॉडल अच्छा ही तो लग रहा था, कुछ बुरा तो नहीं लग रहा था। जैसे प्लैनेटरी मॉडल है, सन है बीच में और प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ये भी ठीक ही लग रहा था। सोलर सिस्टम में भी तो बड़ा स्पेस है ना बीच में, सन बीच में और सोलर सिस्टम बहुत बड़ा है। तो रदरफोर्ड का मॉडल ठीक ही लग रहा था। फिर फेलियर क्या हो गया? तो यही सब चीजें आई जिनकी वजह से फेलियर हो गया मॉडल।
तो आपको समझना तो पड़ेगा। अब मतलब स्कूल टीचर पे डिपेंड करता है, वो पूछेगा कि नहीं पूछेगा। अगर आप एनसीईआरटी बोर्ड का अगर ये पूछो कि ये चैप्टर में कितने लेक्चर लगने चाहिए, तो ये चैप्टर एनसीईआरटी बोलता है 14 लेक्चर्स में पढ़ाना चाहिए, 14 पीरियड्स इसके लिए अलॉट किए गए। तो 14 पीरियड्स में 14 मिनट सॉरी 16 पीरियड्स अलॉट किए गए, तो 16 पीरियड्स में ये सब तो पढ़ाएंगे सारे टीचर्स, मतलब मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। बट स्टिल जब स्कूल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो तो आप देख लो, स्कूल टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा तो यू कैन स्किप सम ऑफ द पार्ट्स। समझा? यस सर। सर इंक्रीजेस के बाद क्या है लिखा है? इंक्रीजेस लीनियरली विथ इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी की आपने डबल तो करंट डबल, इंटेंसिटी की आपने 4 टाइम्स तो करंट 4 टाइम्स, लीनियरली इंक्रीज करता है। एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी और करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इंटेंसिटी तो यहाँ पे क्या लिखा था, और ये क्यों बढ़ रहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड वेर इंक्रीजिंग। तो एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted per second from cathode was directly proportional to intensity of radiations। ये कहानी हो रही थी। ये 3 ऑब्जर्वेशंस थे जिनको एक्सप्लेन करना है अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से, और अब हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के हिसाब से एनर्जी बढ़ाना मीन्स इंटेंसिटी बढ़ाना, मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ाना, राइट? तो आप एनर्जी बढ़ा रहे थे, फिर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकला? और ये कलर चेंज करने से निकल पड़ा। मतलब क्या वो कलर का क्या लेन देन है, हमारे तो समझ के बाहर जा रहा है। कलर से क्या लेन देन है? रेड कलर की लाइट देखो तो नहीं एमिट हो रहा है, और वायलेट कलर की लाइट से वो एमिशन हो गया। जादू नहीं लग रहा? सी रेड कलर की एकदम ब्राइट लाइट, एकदम मतलब समझो जल जाए, ऐसा पेपर पे लकड़ी पे पड़े तो जल जाए, इतनी इंटेंसिटी दे रहा था मैं, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने को तैयार नहीं था कैथोड से। बट मैंने ब्लू कलर की लाइट दिखाई, एकदम डिम सी लाइट, मतलब ज्यादा एनर्जी नहीं दे रहा था, तो भी वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। और हम सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर किसकी वजह से आता है? एनर्जी की वजह से। तो कम एनर्जी में बाहर आ जा रहा, ज्यादा एनर्जी में बाहर नहीं आ रहा। बताओ, ज्यादा इंटेंसिटी में बाहर नहीं आ रहा लेकिन कम में आ रहा, और फ्रीक्वेंसी से रिलेशन दिखा रहा है वो। जबकि हमने तो पढ़ा था एनर्जी का लेन देन एम्पलीट्यूड से है, फ्रीक्वेंसी से लेन देन है नहीं। तो फिर फ्रीक्वेंसी से क्यों रिलेशन दिखा रहा है? ज्यादा फ्रीक्वेंसी कर दी तो एमिशन स्टार्ट हो गया, कम फ्रीक्वेंसी में एमिशन नहीं हो रहा। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? हाँ सर। चल, सो अब हम अगली थ्योरी देखते हैं जिसके हेल्प से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो नेक्स्ट थ्योरी इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। So next theory है Planck's quantum theory. Planck's quantum theory. Based on, actually it is particle nature of light. Particle nature of light. So Planck's quantum theory, which describes particle nature of light. लाइट क्या है? लाइट क्या है? ये बड़ा क्वेश्चन है। व्हाट इज लाइट? व्हाट इज लाइट? इट्स अ बिग क्वेश्चन। क्या है जो आपके आईज पे पड़ रहा है और आपको सेंस ऑफ विजन आ रहा है? क्या है जो कभी कभी आपको स्किन में भी फील होता है? राइट? ये क्या है? लाइट क्या है? तो बहुत पहले न्यूटन ने एक थ्योरी दी थी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। उसके हिसाब से लाइट इज शावर ऑफ पार्टिकल्स नोन एज कॉर्पस्कल्स।
ठीक है, तो सबसे पहले न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी आई थी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी which said कि न्यूटन इज लाइट इज शावर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद हाइगन्स वेव थ्योरी आई, जिसके हिसाब से लाइट वाज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, ये भी फेल हो गए। फिर आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो पास हो गई। बड़ा लंबा हिस्ट्री है इसका। लाइट बहुत सालों से लोग सोच रहे थे लाइट क्या है, लाइट क्या है, लाइट क्या है। तो सबसे पहले न्यूटन बोला light is a form of light is a shower of particle which is emitted from source of light and propagate in the direction and travel in the direction of propagation of light। बड़ी सारी थ्योरी बताई, अलग अलग कलर, अलग अलग साइज के पार्टिकल्स की यूज होती थी, वो ड्रॉप हो गई। फिर हाइगन ने अपनी एक थ्योरी दी, वेव थ्योरी, जिसके हिसाब से वेव वाज लॉन्गिट्यूडनल वेव। उसने कहाँ से इंस्पिरेशन लिया था? साउंड से। उसने साउंड से इंस्पिरेशन लिया। तो जैसे साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, उसने बोला लाइट इज आल्सो अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। वो कान में पड़ती है और ये आईज पे पड़ती है। वो सेंस ऑफ हियरिंग देती है, ये सेंस ऑफ विजन देता है। उसने थोड़ा बड़ा नहीं, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया, बट कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से ये थ्योरी भी फेल हो गई। उसके बाद आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो एक्सेप्ट हो गई। तो अब तक चल रहा था कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। बट कुछ फिनोमेना ऐसे नजर आए which cannot be explained on the basis of electromagnetic wave theory। तो फिर एक नई थ्योरी की जरूरत थी, तो आया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो कहानी क्या आई? प्लैंक्स। तो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले पार्टिकल नेचर आया, सबसे पहली जो थ्योरी थी वो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, वो उसने बोला लाइट पार्टिकल्स है फॉर्म में। फिर हाइगन आया, उसने बोला लाइट वेव है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आई, वो बोले लाइट इज electromagnetic waves, ये oscillating electric and magnetic fields, these are oscillating electric and magnetic field। फिर एक थ्योरी की जरूरत थी, वो आई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो कहती है कि लाइट इज पार्टिकल, लाइट कंसिस्ट ऑफ शावर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो वो लिखा हुआ है क्या? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जिसके हिसाब से लाइट क्या है? लाइट इज शावर ऑफ पार्टिकल्स। लाइट इज नॉट अ वेव, इट डज नॉट शोज, मतलब उनके हिसाब से कि लाइट इज नॉट अ वेव, लाइट इज अ शावर ऑफ पार्टिकल्स। आ रहा है समझ में? हाँ सर। तो ये हिस्ट्री बताई मैंने आपको। अब मैं क्वांटाइजेशन या क्वांटा वर्ड का मतलब समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्वांटाइजेशन का मतलब। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन? ऐसा तो नाम में लिखा होता है क्वांटाइजेशन, क्वांटिफाई करना उसको, क्वांटाइजेशन। ये नल है, बड़ा देसी एग्जांपल है मेरा। ये एक नल है, ठीक है। इसमें पानी निकल रहा है, एकदम पतली सी कंटिन्यूस एक ऐसी स्ट्रीम आ रही है, वाटर की स्ट्रीम आ रही है। तो इसमें वाटर कंटिन्यूस आ रहा है कि रुक रुक के आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। सो इट अपीयर्स दैट वाटर falls continuously in this beam, yes, stream of water, right? अब एक काम करो, इसको जूम करके देखो। अब ये स्ट्रीम को जूम करो, जूम किया, कुछ नजर नहीं आया, और जूम करो, नजर आया कुछ? तो आपको क्या नजर आएगा मालूम है? मैं दिखाता हूं आपको। आपको नजर आएगा वाटर का एक मॉलिक्यूल आ रहा है, उसके पीछे दूसरा मॉलिक्यूल, उसके पीछे तीसरा, ऐसे मॉलिक्यूल्स बहुत सारे आते हुए नजर आ रहे हैं, नजर आते हुए नीचे। वाटर का स्ट्रीम है, ठीक है, बट उसको जूम करके देखोगे आप, तो आपको उसके अंदर एक छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिनको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे होंगे। हमको पहले लगता था जितनी क्वांटिटी पानी चाहिए उतनी क्वांटिटी का वाटर आप ला सकते हो। मैं कहता हूं आप नहीं ला सकते। आप 18 AMUs से कम पानी लाके दिखाओ आप, या 9 AMUs वाटर लाके दिखाओगे। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था वाटर का मॉलिक्यूलर मास इज 18 AMU।
एक मॉलिक्यूल वाटर का 18 AMU का होता है, तो 18 AMU से कम पानी लाके दिखाओ। आप पहले बोलते थे कि सर कितना पानी बोलोगे आप, मैं ला दूंगा, बराबर। अब क्या बोलते थे, जितना पानी बोलोगे उतना ला जाएंगे। क्यों? इस सामने पानी बह रहा है, मग रखा, कम चाहिए तो कम लाएंगे, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा भर लाएंगे, जितना चाहिए उतना भर लाएंगे। बट कैन यू गेट वाटर विच इज लेसर देन 18 AMUs? नो सर। नो सर। नहीं ला सकते ना, नहीं। 18 AMUs ला सकते हो कि नहीं ला सकते? हाँ सर। ला सकते हैं, एक मॉलिक्यूल है, नहीं। 18 AMUs से ज्यादा कितना ला सकते हो? क्या 40 AMUs ला सकते हो? नहीं, फिर कितना ला सकते हो? 45? उसका डबल। 6 AMU ला सकते हैं। डबल। 18 के बाद सीधा 36 AMUs मिलेगा। उसके बाद कितना मिलेगा? 54 मिलेगा। उसके बाद कितना मिलेगा? 72 मिलेगा। उसके बाद कितना मिलेगा? 90 AMUs मिलेगा। जो पानी आप लाओगे, जो भी पानी लाओगे, वो गारंटीड 18 टाइम्स ऑफ समथिंग, दैट समथिंग इज एन इंटीजर, AMUs होगा। आप बकेट में जो पानी भर के लाए हो, बड़ा अनबिलीवेबल लगेगा आपको, इट इज 18 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर। वो 18 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। नहीं मजा आया? समझा सर। You cannot have any quantity of the substance, but there will be a small amount, and whatever quantity of that substance you get will be multiple of that amount. किसी भी चीज का आप कोई भी अमाउंट नहीं ला सकते ना? किसी भी चीज का आप कोई भी अमाउंट नहीं लाते। मैंने बोला जाओ शुगर लेके आओ, तो शुगर आप भाई कितना लेके आओगे? C12, H22, O11, यही लाने वाले हो आप, हाँ सर। राइट? तो 342 AMUs ही लाओगे शुगर, उससे कम ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते। नहीं। तो आप कोई भी क्वांटिटी नहीं ला सकते भाई। आपको एक मिनिमम अमाउंट पता है, उस मिनिमम अमाउंट का मल्टीपल ही ला सकते हो। दिस इज व्हाट वी से इज क्वांटाइजेशन ऑफ समथिंग। एंड नेचर में हर चीज में क्वांटाइजेशन। ये तो कहानी हो गई किसकी? किसकी हो गई? वाटर की। चलो आपके रियल लाइफ में लेके आता हूं मैं आपको, पैसों के मामले में। ठीक है, आप बड़े हो गए, आपने 98 54 देखी नहीं, 50 पैसे 25 पैसे देखे नहीं। आपने जो देखा है, सबसे छोटी करेंसी कितनी देखी है? 1 रुपी देखी है? हाँ सर। राइट। आपको मैंने बोला मैं आपको पैसे दूंगा तो आप कितने की शॉपिंग कर सकते हो? आपने जोश में बोल दिया, अरे सर आप पैसे दो तो सही, जितना बोलोगे मैं उतने की शॉपिंग कर लूंगा। ठीक है, मैंने बोला जाओ जरा 6 रुपए 275 पैसे की शॉपिंग करके लेके। मैंने बोला जाओ 6 रुपीज 275 पैसे, सॉरी 0.275 रुपीज, मतलब 27.5 पैसे, इतने की शॉपिंग करके आओ। कर पाओगे? हो पाएगी शॉपिंग इतने की? ये सॉरी सर कुछ चॉकलेट आ जाएंगे और क्या है इसमें? क्या बात कर रही है? इतने का क्या आएगा? ये तो लाएगी कहां से? 0.275 एक्सचेंज कैसे करेगी? सर सिर्फ 6 रुपए का कुछ ला। आप बोलोगे सर मजाक मत करो, 6.275 का क्या आता है? या तो 1 का लाऊंगी, या तो 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 100 का, 101 का, 5211 का। बट आप बोलोगे 12.398 रुपीज खर्च करके आओ, ये नहीं खर्च हो रहा। Why? बिकॉज जो स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन है आपके पास स्पेंड करने के लिए या अर्न करने के लिए, दैट इज 1 रुपी। So whatever purchase or exchange you make will be a multiple of 1 rupee. You cannot spend fractional part of 1 rupee. ये आप डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हो। पता नहीं आपने किया नहीं किया है, मैंने किया है। एक दिन सडनली उठा मैं और 50 पैसे बंद हो चुके थे। मैं बाहर गया दुकान में, 50 पैसे दिए, ही सेड ये नहीं चलता।
ये तो हमको समझ में ही नहीं आता, आप तो मिनिमम 1 रुपीज की बात कर। मैंने कहा तो फिर आप 2 रुपीज 50 पैसे वाली चीज बेचोगे कैसे? बोले 2 रुपीज 50 पैसे का हमारे यहाँ कुछ आता ही नहीं है, हमारे यहाँ 5 रुपए में 2 आता है, आप 5 दो मैं आपको 2 दे दूंगा। तो आपको स्पेंड करना है जो है मल्टीपल ऑफ 1 रुपी में स्पेंड करना है। यू कैन नॉट स्पेंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रुपी, यू कैन स्पेंड ओनली मल्टीपल ऑफ रुपी। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. हाँ सर। Yes, sir. Okay, so this is quantization in your real life. हर जगह क्वांटाइजेशन है। ये आपके केमिस्ट्री में क्वांटाइजेशन दिखाया मैंने आपको, ये आपको डेली लाइफ में क्वांटाइजेशन दिखाया था। तो क्वांटाइजेशन का मतलब है कि कोई भी क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, एक मिनिमम डिनोमिनेशन होगा और जो आप क्वांटिटी लेके आओगे दैट विल बी मल्टीपल ऑफ दैट डिनोमिनेशन। आप मार्केट जाओ और मुझे 0.0635 ग्राम ऑफ टी बैग लाके दो, आपको हंसी आएगी, बोलेगा सर ये कहाँ मिलता है? मिनिमम 50 ग्राम का पैकेट देखा है मैंने मार्केट में, मैं तो 50 ग्राम ला सकता हूँ, 100 ग्राम का टी बैग ला सकता हूँ, 50 का 150 ला सकता हूँ, 200, ये सब नहीं मिलेगा वहां पे, नहीं। So there is a smallest denomination of everything, right? And all the quantities measured or expressed will be integral multiple of that smallest denomination. इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन, ठीक है? तो आपको 2 जगह मैंने क्वांटाइजेशन दिखा दिया, आपके डेली लाइफ में क्वांटाइजेशन दिखा दिया, आपके केमिस्ट्री में क्वांटाइजेशन दिखा दिया। ऐसे आपके मार्क्स भी होते हैं स्कूल में, जो आपका एग्जाम होगा उसमें जो 50 मार्क का टेस्ट होगा उसमें आपको 3.875 मार्क्स ला सकते हो क्या? नहीं। जितनी मेहनत कर लो आप 3.875 मार्क्स फिजिक्स में या केमिस्ट्री में नहीं ला सकते आप। भले आप 3 मार्क्स ले आ लोगे, 0 मार्क्स ले आ लो, लेकिन 3.875 नहीं ला पाओगे। क्यों नहीं ला पाओगे? बिकॉज मार्क्स होते ही मिनिमम 1 है। आप 1 लाओगे, 2 लाओगे, 3 लाओगे, 4 लाओगे, जो लाओगे वो मल्टीपल ऑफ 1 होगा, बट इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। ओके, तो ये बल्ब रहा, ये रहा मेरा बल्ब, नहीं? यहां से आ रही है लाइट, ये बल्ब कम बीकर ज्यादा लग रहा है, तो यहां से आ रही है लाइट। तो यहां से जो लाइट आ रही है ये कंटिन्यूअस आ रही है कि रुक रुक के आ रही है, पैकेट्स में आ रही है? ये लाइट जो आ रही है, जो आपके रूम में बल्ब जल रहा है ना, कि बंद है? सर रुक रुक के आ रही है लाइट। लाइट रुक रुक के आ रही है, पक्का पता लग रहा है आपको? या अभी आप समझ गए कि यही बोलने वाले सर इसलिए बोला? पता लग गया। पता लग गया, ओके। सो आज से पहले तो यही लगता होगा ना कि लाइट कंटिन्यूस आ रही है कि रुक रुक के आ रही, लगता था मेरे को तो यही लगता था कि कंटिन्यूस है। लाइट तो कंटिन्यूसली आते हुए रखती है, ऐसा तो कभी नहीं लगा कि रुक रुक के आ रही, थोड़ी लाइट आई फिर थोड़ी लाइट आई फिर थोड़ी लाइट आई। तो लाइट अपीयर्स टू बी ट्रांसफर ऑफ कंटिन्यूस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जब बल्ब जल रहा है, लाइट आ रही है, तो जो एनर्जी ट्रांसफर है, लाइट एनर्जी का जो ट्रांसफर है, दैट अपीयर्स टू बी कंटिन्यूस। एनर्जी ट्रांसफर ऑफ लाइट, एनर्जी ट्रांसफर इन फ्रॉम द बल्ब, या जो इन फॉर्म ऑफ लाइट आ रहा है, दैट अपीयर्स टू बी कंटिन्यूस। प्लैंक ने बोला वो भी कंटिन्यूस नहीं है। क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट, उसने बोला लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स, इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स और बंडल्स। One packet is known as 1 photon. 1 packet of energy was named as photon. I'll repeat. See, light travels in form of packets or bundles of energy. तो light जो है that is not continuous. Light में जो energy transfer हो रहा है that is not continuous.
Instead, it takes place in form of packets or bundles of energy or packet of energy. एक जो छोटा पैकेट है एनर्जी का उसको नाम दिया था फोटोन, was named as photon, right? आ रहा है समझ में? अभी जैसे मैंने बोला ना पानी गिरता है, तो पानी गिरता है तो आपने पहले बोला था कंटिन्यूस है, फिर मैंने बोला जूम करके देखो तो सबसे छोटा पानी क्या दिखाई दिया? वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल। ऐसे ऐसे लाइट से जो एनर्जी आ रही है ना, तो आपको जो लग रहा है कंटिन्यूस है, वो कंटिन्यूस नहीं है, वो पैकेट्स के अच्छा फॉर्म। सर, और एक smallest पैकेट, packet of energy is called photon. यस, इज नोन एज फोटोन। जैसे चाय पत्ती का एक सबसे छोटा पैकेट 50 ग्राम का है, जैसे रुपीज में 1 रुपी होता है, करेंसी में 1 रुपी सबसे छोटा है इंडिया में, वैसे ही एनर्जी का, लाइट की एनर्जी, लाइट से जो एनर्जी आती है उसका जो सबसे छोटा पैकेट है, जो सबसे छोटा बंडल है, वो फोटोन है। एंड टू योर सरप्राइज, जैसे मार्केट में चाय पत्ती अलग अलग पैकेट्स में आती है, एनर्जी अलग अलग पैकेट्स में नहीं आती। एनर्जी के पैकेट एक ही साइज के आएंगे। ये एक फोटोन है, आपको एक फोटोन मिलेगा, 2 फोटोन मिलेगा, 100 फोटोन मिलेंगे, 1000 फोटोन मिलेंगे, लाख फोटोन मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि बड़ा फोटोन और छोटा फोटोन मिलेगा, राइट? तो फोटोन एक ही होता है। फोटोन जो है वो एक ही साइज है, एक पैकेट, समझ लो एनर्जी का पैकेट है। आ रहे समझ में? हाँ सर। Okay, so one packet of energy was named as photon. ठीक है? अब यहाँ पे एक जादू वाली चीज है थोड़ा सा। Energy of one photon, energy of photon depends on frequency. अभी जो जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बोला आपको कि अलग अलग साइज के पैकेट नहीं मिलेंगे, वो शायद थोड़ा गलती से बोल दिया था या कन्विंस करने के लिए। अलग अलग साइज के पैकेट आते हैं, लेकिन वो ब्लू कलर का एक ही साइज का पैकेट है। ब्लू कलर का फोटोन का एनर्जी, फोटोन का जो साइज है एनर्जी का, वो एक ही है। रेड कलर के एक फोटोन की एनर्जी कम हो। तो एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड द रिलेशन इज E is equal to h nu. E is equal to h nu, where nu stands for frequency, which can also be rewritten as hc by lambda. ये फॉर्मूला। एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी h न्यू होती है या hc by lambda होती है। फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ जैसे। तो सर n टाइम्स होगा किसी के? नहीं, इस बाकी सारी एनर्जी इसके n टाइम्स होंगी। ये 1 रुपए की तरह है। अब जैसे समझो, हाँ, अब जैसे यूएस में जो स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन है वो $1 है और इंडिया में है 1 रुपी। एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो क्या $1 और 1 रुपी एक ही है? नो सर, अलग साइज है ना। $1 में जितनी चीज आ सकती है 1 रुपए में उतनी चीज नहीं आएगी, राइट? तो अलग अलग कंट्री का जो स्मॉलेस्ट करेंसी है वो अलग है, तो अलग अलग कलर के फोटोन की जो एनर्जी लेवल है वो अलग अलग है। सो अलग अलग कलर के फोटॉन्स की एनर्जी अलग अलग होगी। तो एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। E is equal to h न्यू, और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब c by लैम्डा। कोई पूछेगा आपसे रेड कलर जिसका वेवलेंथ 7500 एंगस्ट्रॉम है, उसके एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? तो आप बोलना 6.63 इंटू 10 raised to -34, ये h है। h को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, बोलना भूल गया, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक के नाम के ऊपर एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10 raised to -34 जूल सेकेंड। ठीक है, सो 6.63 इंटू 10 raised to -34 इंटू न्यू है पता नहीं, तो c is speed of light 3 into 10 raised to 8 upon lambda. Lambda is 7500 into 10 raised to -10। तो इसको कर लो आप, इसको डेसिमल, ये कितना हो गया -7, ये हो गया 15, ये हो गया -19, 10 raised to -19 हो गया, ये हो गया 2.5, ये हो गया 10/4, 6.63 हो गया 20/3, 80/3,
8/3 तो 2.67 इंटू 10⁻⁻19। तो कोई आपसे पूछे कि 7500 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ वाली रेड कलर की लाइट के एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, तो 2.67 इंटू 10⁻⁻19 जूल होगी। कोई आपसे पूछे 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम है, किसका कलर, किसका वेवलेंथ, ब्लू कलर का। तो ब्लू कलर की एक लाइट है जिसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, तो उसके एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, तो आपका आंसर होगा 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 4000 इंटू 10⁻10। ये -7, ये 15, ये -19, 6.63 का ट्रिपल हो गया 20, 20/4 इज 5, 5 इंटू 10⁻19। तो एक फोटोन, एक बंडल ब्लू कलर का, उसकी एनर्जी कितनी होगी, 5 इंटू 10⁻19 जूल्स। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. पक्का? तो लाइट में जो एनर्जी आ रही है वो कंटिन्यूसली नहीं आ रही है। कैसे आ रही है, पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है। सबसे छोटा पैकेट का नाम क्या दिया है, फोटोन। अलग अलग कलर के फोटॉन्स का एनर्जी साइज अलग अलग होता है, नहीं? तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, E इज इक्वल टू hc वाई लैम्डा। जैसे ही आपने समझ लिया ना, बहुत सारे राज खुल जाएंगे। फिर आपको समझ में आने लगेगा कि कलर बदलने से, सॉरी, हीट करने से कलर क्यों बदल रहा था। फिर आपको समझने लगेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों आया, इंटेंसिटी बढ़ाने से नहीं आया। फिर आपको सब नजर आने लगेगा। ठीक है, आपको बड़ा अच्छे से समझना है, हाँ? तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में ये सारे राज छुपे हैं आपके, कि क्यों इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से बाहर आया था, इंटेंसिटी बढ़ाने से बाहर नहीं आ रहा था। तो कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन होगा तो उसकी एनर्जी कम होगी। एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ रेड कलर will be lesser than energy of photon of violet color, right? क्यों? वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वायलेट का वेवलेंथ कम है, वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड। विजिबल Sir, कलर में सबसे ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन वॉलेट नहीं समझे क्या बोल रहे हैं? इसलिए शायद इलेक्ट्रॉन जब हम वॉयलेट लाइट देते हैं तब बाहर आया, रेड लाइट तब बाहर आया क्योंकि एक फोटोन एक बार में ट्रांसफर हो रहा था। अब धीरे धीरे समझेगा, जब ये फोटो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी समझ जाओगे ना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा था। हमेशा वायलेट एक दिया तो वायलेट वाले से बाहर आ रहा था, क्योंकि जितना जिसको बाहर आने के लिए चाहिए वो वायलेट से आ रहा है, रेड से नहीं आ रहा था। तो रेड दे रहे तो बाहर नहीं आ रहा था, वायलेट दिए तो आगे बाहर। ठीक? आएगा आएगा, सब समझ में आएगा, अभी इंटरेस्टिंग लगता जाएगा। बस आप इसको रिवाइज कर लेना कंटिन्यूसली, एक दो बार रिवाइज कर लेना, एनसीईआरटी बुक से रीड कर लेना, कोई रेफरेंस बुक होगी तो उससे रीड कर लेना। ठीक है, जो मैंने पढ़ा है वो रिवाइज कर लेना, एक दो बार करोगे तब सब दिखने लगेगा। ओके, सो फोटोन आ गया, फोटोन हो गया। अब जो भी एनर्जी आप ट्रांसफर करोगे, एक्सचेंज होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय एनी सब्सटेंस और emitted by any substance in form of radiation will always be multiple of n times energy of one photon। एक ही कलर की बात हो रही होगी तो इन सिंगल कलर, इन सिंगल कलर। अगर मिक्स कलर है तो फिर दो चार फोटो अलग अलग साइज के फोटोन रहेंगे इन सिंगल। ठीक है, सो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और emitted is n times energy of one photon in single color। एक लास्ट स्टेटमेंट आज के लिए बोलना हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी किसकी वजह से है? इंटेंसिटी ऑफ सोर्स इज ड्यू टू नंबर ऑफ photons emitted per second।
नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। इंटेंसिटी ऑफ सोर्स, किसी सोर्स की इंटेंसिटी कितनी है, क्या किसी सोर्स की इंटेंसिटी कितनी है? तो सोर्स की इंटेंसिटी है क्या, जितने फोटॉन्स पर सेकेंड है। ये डिम लाइट दे रहा है, ये डिम लाइट दे रहा है, ये ब्राइट लाइट दे रहा है, ये बहुत लाइट दे रहा है। हाँ, ये भी ब्लू कलर की लाइट दे रहा है, ये भी ब्लू कलर की लाइट दे रहा है। तो ये ज्यादा लाइट दे रहा मतलब क्या ज्यादा दे रहा है? भाई फोटॉन्स पर सेकेंड ज्यादा दे रहा है। जैसे ये 100 फोटॉन्स पर सेकेंड दे रहा है, एक एग्जांपल, फोटॉन्स पर सेकेंड दे रहा है, तो ये 10⁶ फोटॉन्स पर सेकेंड दे रहा है। एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, फोटॉन्स पर सेकेंड। भाई आपके ज्यादा फोटॉन्स आएंगे, एक फोटॉन की एनर्जी फिक्स है, बट ज्यादा फोटॉन्स दे दिए तो ज्यादा एनर्जी दे दी ना आपको पर सेकेंड। समझा सर। समझा? यस सर। ओके, सो ये है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लीज इसको अच्छे से रिवाइज करो, हाँ, बुक से पढ़ो, ठीक है, बट ये आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओके, तो आई विल स्टॉप हियर।